पुनः समागत दृश्यों को देखने के लिए प्रतिक्षण उपस्थित वाला समय पुनः आपके सामने उपस्थित है। दृश्य देखता चला जा रहा है। प्रातःकाल का समय प्राची दिशा से आदित्य रक्तम वर्ण के साथ उदीयमान अवस्था को प्राप्त है। बाल सूर्य के उदय होते ही पद्म सरोवरों में एवं कांतार प्रदेश, उद्यान, वाटिका तथा चर अचर जीवों में एक उल्लास, उमंग, उत्साह का प्रवाह वेगवती नदी की तरह से बहता चला जा रहा है। दोनों राजकुल के सम्माननीय सभी सदस्य एवं सेनानायक अपनी सेना के साथ कूच करने के लिए तत्पर हैं। बस इंतजारी इस बात की है, जैसे ही संकेत प्राप्त हो कूच के नगाड़े बजें और चलना प्रारंभ हो। दोनों राजकुल अपनी अपनी राह पर अपनी अपनी गंतव्य पर जाने के लिए आतुर हैं, किंतु किन्हीं का मन अभी भी विकल्पों के झूले में झूल रहा है। किसका मन है जो अभी आंदोलित है, विकल्पों से सहित है। ऐसा लगता है वह कुछ छोड़ करके जा रहा है। ऐसा लगता है उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले लिया है। ऐसा लगता है उसने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली है। ऐसा लगता है उसका नव जीवन प्रारंभ हो गया। ऐसा लगता है वह बीज अंकुरित होकर के बीज संज्ञा का त्याग कर वह अंकुर और पादप की संज्ञा को प्राप्त करना चाहता है। ये दिवस कभी दिवस की संज्ञा को प्राप्त होता है तो वही काल कभी निशा की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में स्थिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस किसी पर्याय का प्रत्यावलोकन किया जाता है, जिस किसी पर्याय का सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाता है, हर पर्याय अंततः विनष्ट होती हुई दिखाई देती है। मंद गति से गजराजों की पंक्ति चली जा रही है। अश्वारोही अश्वों पर सवार होकर के चले जा रहे हैं और रथी रथों पर बैठे हुए हैं। वह एक महामहोत्सव जैसा उल्लास और उत्साह के साथ गतिशील वह जुलूस ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवों की सेना मध्य लोक पर आकर के किसी तीर्थंकर का महोत्सव मनाने के लिए चली हो। एक उतुंग ऐरावत की तरह महागजराज पर युवा राजकुमार विराजमान हैं। वह चलते जा रहे हैं। देखते ही देखते स्वगंतव्य के निकट पहुंच गए। स्वराज्य में प्रवेश करने ही चाहते हैं। तभी पूर्व सूचना के आधार से सभी देशवासी, नगरवासी बड़े उल्लास, उत्साह और आनंद के साथ भक्ति में झूमते हुए, नाचते गाते हुए, पुष्प वृष्टि करते हुए सब ओर से दिखाई दे रही हैं। युवरागी रथ में सवार है। जिस रथ को विशिष्ट कारीगरों ने, शिल्पकारों ने, वास्तुविदों ने अच्छी तरह से बना करके तैयार किया, जो रथ पूर्ण रूप से स्वर्णमय है, जिसमें कहीं काष्ठ लकड़ी का काम नहीं, उसमें बीच बीच में मीना जड़े हुए हैं, बीच बीच में उस पर रत्नों का समूह विद्यमान दिखाई देता है। उस रथ में ऐसा लगता है जैसे हीरक दर्पणों का प्रयोग किया गया हो। उस रथ की वाह्य पर्दी में लटकते हुए वह झालर, जिसमें मोती, माणिक, मूंगा, पन्ना, वैडूर मणि इत्यादियों का प्रयोग किया गया है। युवरागी रथ पर सवार होकर के चल रही है, किंतु न जाने वह अपने आप में नहीं, उसका मन कहीं अतीत में झांक रहा है। कभी अनागत के बारे में सोचते हुए ही वह सिहर उठती है। जैसे ही उस जुलूस ने नगर में प्रवेश किया, गवाक्षों पर बैठी हुई नारियां, कुमारी कन्याएं पीत वस्त्र धारण किए हैं। कोई केसरिया वसन को धारण करके उल्लास के साथ वहीं से नृत्य करती हुई पुष्प वृष्टि कर रही हैं। नाना प्रकार के वाद्य घोषों के द्वारा वह नगर
ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में 56 करोड़ बाजों की ध्वनि निकल रही हो। आज प्रत्येक प्राणी उल्लसित है, आनंदित है, प्रसन्न है। ऐसा लगता है सुदीर्घ काल की कोई प्रतीक्षा के उपरांत विशेष उपलब्धि हुई है। युवराज आज अकेले नहीं, अपने साथ में युवरागी को साथ में लेकर के आ रही हैं। महाराज सुदीर्घ काल से युवराज के लिए सुयोग कन्या की तलाश में थे, किंतु न जाने उन्हें कोई कन्या पसंद न आ सकी। आज तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की निर्माण भूमि की वंदना करके आष्टान पर्व का महोत्सव संपन्न करके देवों की तरह से लौटते हुए विद्याधर राजा बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। महाराज के निकटवर्ती मित्र, महाराज के अभिन्न स्नेही एवं बंधु वर्ग इस समाचार सूचना को सुनकर के ही महाराज के स्वकीय स्थान देश में स्वागत सम्मान करने के लिए आतुर हैं। यह महाराज का इकलौता राजकुमार है। महाराज के और कोई कन्या भी नहीं और कोई पुत्र भी नहीं, इसलिए महाराज का संपूर्ण प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, लाड़ और प्यार उस राजकुमार को प्राप्त हुआ है। संभव है ऐसा लाड़ प्यार संसार में किसी अन्य बालक को मिला हो सकता है यही लाड़ प्यार और दुलार इस बालक को हठी बनाए हुए है। बालक वह अब बालक नहीं रहा, किंतु इसकी हट अभी भी बालक जैसी है। किशोर वय को पार करते हुए यौवन की देहली पर पैर रखता हुआ वह युवा आज भी अपने मन के अनुसार चलने वाला है। लगता है यह एक ऐसा सर है कि ये वाण किसी विशेष धनुष पर चढ़ करके ही जहाँ जाता है उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। प्राय करके जो बालक हठाग्रही होते हैं वे आज नहीं तो कल अपने आप में टूटते हुए दिखाई देते हैं। उनका वह दीपक बुझता हुआ दिखाई देता है। अपने आप से जो त्रस्त हो गया, जो अपने आप से पराजित हो गया, जो अपने आप से टूट गया, जो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, शायद उसे विश्व में कहीं भी तोष और संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे युवराज उस गैराज पर आरूढ़, जिस गैराज पर रत्नों की झूलर डाली हुई है, जिस गैराज को अच्छी तरह से सजाया गया है, ऐसा लगता है वह गजराज आसमान से उतरता हुआ सौदर इंद्र का ऐरावत हाथी ही हो। उस गजराज पर आरूढ़ युवराज को देख करके वह नगर की सन्नारियाँ मंगल वाद्य मंगल गान करती हुई वह पुष्प वृष्टि कर रही हैं। कहीं गवाक्षों के मध्य से वाद्य ध्वनि निकलती है, तो कहीं गवाक्ष के मध्य से रत्नों की लटकती झालरों से वह ऐसे देखती हुई कन्याएं नाग कन्याओं जैसी प्रतीत होती हैं। वह बैठे हुए नागरिक जन ऐसा लगता है गंधर्व देव आकर के यहाँ पर स्वयं नृत्य कर रहे हों। शनई शनई वह जुलूस नगर के मध्य मार्ग से चलता हुआ राजपथ की ओर पहुँचता है और वह युवा एक झूठी मुस्कान लेते हुए अपने चितवन को वक्र करता हुआ नगरवासियों के उस सम्मान को, उस नगरवासियों के द्वारा किए गए उपहार, भेंट और सम्मान को जैसे मुस्कुराता हुआ स्वीकार करता जा रहा है। युवरागी रथ पर सवार होकर के उस झालर से पड़ी हुई गवाक्ष के मध्य से वह जब कभी सामने देखती हुई वह सोचती है ये सब क्या है। क्या वास्तव में यही जीवन का सत्य है या सत्य इसके और आगे है? क्या ये जो मेरी भावना, जो मेरा अरमान, जो मेरे मन में एक जलती हुई दीप शिखा थी, उसका ये प्रकाश है या बुझते हुए दीपक का संकेत? युवरागी का रथ भी राजमार्ग पर चलता हुआ मुख्य महल के द्वार पर पहुंच गया। ये मुख्य महल महाराज का मुख्य महल है। इसके समीप ही रत्न प्रासाद कूट है, जिसे विदेशों के प्रसिद्ध शिल्पकार, वास्तु विशारद एवं विशेष व्यक्तियों के द्वारा निर्माण किया गया है। इस महल में किसी भी प्रकार की कमी प्रतीत नहीं होती। इस महल में जितने भी स्तंभ लगे हैं वे सभी स्फटिक मणि के स्तंभ हैं। ये नवखंड का उत्तुंग महल रत्न प्रासाद कूट अजितंजय भवन के नाम से प्रसिद्ध है। यह पूरे देश में सुप्रसिद्ध है। अजितंजय भवन
निस्संदेह भाभी लक्ष्मी के स्वागत के लिए बना करके तैयार किया गया था। इस भवन में साम्राज्ञी आकर के निवास करें। जैसे ही साम्राज्ञी वहाँ पहुँची, ऐसा लगा जैसे रजतंजय भवन प्रकाश से प्रकाशमान हो गया। ऐसा लगा जो दीप अभी तक बुझे पड़े थे वे अब युवराज्ञी को देख करके स्वयं ही ज्योतिर्मान हो गई। किसी भवन में अनेक विद्युत उपकरण हों और विद्युत न होने पर वे सब बुझे हुए दिखाई देते हैं, किंतु जैसे ही अचानक विद्युत प्रवाह आता है और सब जगमगा जाता है। युवराज्ञी के पैर रखते ही ऐसा लगा जैसे उसमें जीवंतता आ गई। प्राण फूंक दिए और पुनः राज सम्माननीय राजकुल एवं राज दरबार के सभी महानुभावों ने महाराज का, युवराज का, युवराज्ञी का एवं महारानी का यथोचित रीति से स्वागत सत्कार और सम्मान किया। देखते ही देखते सूर्यास्ताचल की ओर चलने लगा और पुनः सभी अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गए। युवराज्ञी इस रत्न प्रासाद कूट में पहुंच करके अपनी सखियों के साथ वह एक नियत स्थान पर पहुंची। वहां पर देख करके ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग के किसी विमान को यहाँ पर उतार करके लाया गया है। उस रत्न प्रासाद कूट में मध्य में वह हीरक से बना हुआ एक पलंग है। उसके पलंग के जो बीच की पार्टी है उस पर मीना जड़ करके अनेक रत्नों को उसमें जड़ दिया है। उधर सामने पन्ना से बना हुआ एक कल्प वृक्ष है जिसमें स्वयं ही अपने आप जल प्रवाह बढ़ता है। इधर हाथ में चंद्रकांत मणि का एक विशाल अशोक वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिस चंद्रकांत मणि से शीतल जल की फुहारें अपने आप निकलती रहती हैं। उधर सामने दो हंसाकार हंस बने हुए हैं जिन्हें देख करके भ्रम होता है ये वास्तव में जीवंत हंस हैं या उनकी मूर्ति बनाई है। उन जीवंत हंसों के पंखों पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जलाशयों का निर्माण किसी विशेष वास्तुविद शिल्पकार ने किया है। उधर सामने वह पुष्प वाटिका बनी है, किंतु दूर से देखने पर ऐसा लगता है ये वास्तव में ही पुष्प वाटिका है, किंतु यह पुष्प वाटिका वनस्पति काय पुष्पों से युक्त नहीं, वह रत्नों से बनी हुई पुष्प वाटिका है। ऊपरी ओर देखने पर उसमें गवाक्ष है, प्रत्येक गवाक्ष में स्फटिक मणि की कटिंग की हुई जालियां लगी हुई हैं। जगह जगह पर दीपाधार नंदावर दीप के लिए उचित स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, दिन में ही ऐसा लगता है अनेक सूर्यों ने आकर के अपना प्रकाश भर दिया हो, किंतु रत्नों के प्रकाश में वह ताप नहीं है जो संताप सूर्य के प्रकाश में होता है। ये रत्नों की शीतल चांदनी निस्संदेह सबके चित्त को शीतल करने वाली है, किंतु युवराज्ञी का चित्त अभी शीतल नहीं है। बार बार वह कहीं अतीत की ओर चली जाती है, वह वही दृश्य देखती है जिस दृश्य को देखना नहीं चाहती। कई बार ऐसा होता है जिसे हम सोचना नहीं चाहते वही विचार बार बार मन में आता है। कई बार ऐसा होता है जिस दृश्य को हम देखना नहीं चाहते आंखें बंद भी करें फिर भी बार बार वही दृश्य आँखों में तैरता रहता है। कई बार ऐसा होता है जो शब्द हम अपने मुख से नहीं निकालना चाहते अचानक ही हमारे मुख से वही शब्द निकलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है जहाँ हम जाना नहीं चाहते हमारे पैर बरबस उसी दिशा में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच कर के एहसास होता है कि हमें यहाँ पर आना ही न था। शायद युवराज्ञी के चित्त की स्थिति भी इसी प्रकार से चल रही थी। वह अपने मन की मनस्थिति को संभालने में असमर्थ थी, फिर भी सखियों के साथ हास विलास मनोरम वह क्रीड़ा करती हुई बाल सुलभ चेष्टाओं से अनुरंजित थी। सखियों ने उसके लिए पूर्ण तैयारी की। वहाँ पर आज का दिन अपने आप में पवित्र दिन रहा। आज के दिन के लिए सभी इंतजारी कर रहे थे। आज इस रत्न प्रासाद कूट को नव दुल्हन की तरह से सजाया है। जहाँ देखो वहीं रत्नों की मालाएं वह लटक रही हैं। उसके दिव्य तेज से पूरा महल ही नहीं आसपास का वह प्रांगण भी जगमगा रहा है। आज का दिन इस नगरी के लिए परम पावन दिन माना जाता है। पूरे नगर में उल्लास और आनंद है, क्योंकि आज यह संध्या बेला है। यह संध्या बेला युवराज और युवराज्ञी के मिलन की बेला है। आज
श्रृंगार की रात है, सुहाग की रात है, सब जगह आनंदोत्सव। महाराज ने अपने लाडले पुत्र की मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई कमी न रखी। स्वयं प्रबंध महाराज ने सौमित्र नाम के प्रधानमंत्री को सौंप करके व्यवस्था को 3 बार पूछ लिया। जगह जगह पुष्पों की मालाएं, जगह जगह धूप घट, जगह जगह रत्नों के चूरे से पूरे गए चौक और सब प्रकार की व्यवस्था की। इधर युवरागी को श्रृंगार कक्ष में ले आया गया। मंगल द्रव्यों के द्वारा उसका स्नान कार्य संपन्न हुआ। उसकी सखियों ने उस युवरागी के शरीर पर चित्र अंकित किए। कोई शरीर का अंग ऐसा न रहा जहाँ श्रृंगार न किया गया हो। स्वयं ही उस युवरागी के शरीर से सहज में सुगंध निश्चित हो रही थी। उसका शरीर ऐसा लगता था जैसे मड़ियों से जड़ करके बनाया गया है। अत्यंत पुण्यवान वह युवरागी, किंतु अभी भी इन सभी के बीच उसे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। वह वहाँ बने हुए प्राकृतिक वृक्षों के मध्य, प्राकृतिक लताओं मंडप के बीच में वह बालिका की तरह से खेलती हुई आनंद का अनुभव कर रही है। उसकी सखी ने उसे पकड़ करके कहा, अरे कहाँ जाती हो? अभी भी तुम्हारा बालपन गया नहीं। अभी पुष्प और कलियों से तुम स्नेह कर रही हो। इन पत्तों से और लताओं से तुम खेलती हुई लगता है तुम अपने बचपन की पुनः पुनः याद करती हो। उस युवरागी ने कहा, जी मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है शायद इतना निश्चल स्नेह इन लता मंडप में है, इन पुष्पों और कलियों में है, इन वन के मध्य विद्यमान इन वृक्षों में और पत्तों में है। शायद यह निश्चल स्नेह जीवन में कभी मिले, कैसे मिले? क्या मानव इतने निश्चल प्रेम को धारण कर सकता है? क्या मानव अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए वह इस सत्य से वह कभी परिचित हो पाएगा? वह इस प्रकार की बातें करते हुए उस युवरागी की सखी ने उसके मुंह पर उंगली रखी। कहा, ऐसे शब्द में बोलना शोभा नहीं देता। तुम इनमें इस प्रकार से व्यस्त हो गई, कहीं ऐसा न हो इस प्रकार खेलते हुए स्वामी को ही भूल जाएं। इस प्रकार से वह अटकेलियाँ खेलती हुई पुनः अपनी सखी के साथ वहाँ पर आकर के विराजित हुई। इधर सबकी प्रतीक्षा की घड़ी चल रही है। ऐसा लगता है यह शीघ्रता से सूर्य अस्त हो जाए। आज सूर्य भी अस्त जल्दी नहीं होना चाहता, शायद वह भी इस मिलन की घड़ी को देखना चाहता है। उधर से चंद्रमा के वार वार संकेत आ रहे हैं, आप जल्दी जाओ, रास्ता छोड़ो, मुझे आना है। और सूर्य भी ये दृढ़ जिद करके बैठ गया है, मैं मिलन को देख करके जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो ये मिलन मैंने नहीं देखा तो कभी मैं देख ना पाऊँ। उधर चंद्रमा भी प्रतिस्पर्धा से शीघ्रता से आ गया। उसने भी अपना प्रकाश, अपनी चांदनी को फैलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ईश्वर अपने पंचवाणों के द्वारा किसी विरही या विरहिणी पर वह एक साथ 5 बार छोड़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की चांदनी, वह चंद्रमा रोहिणी को छोड़ करके अपनी चांदनी का विस्तार पूरे लोक में करना चाहता है। सूर्य ने बरबस अपनी विदा ली और वह मुड़ गया मिलान मुख होता हुआ। शायद वह कुछ अनागत की कुछ ऐसी संभावना से उसका आभास करते हुए वह लाल लाल अपने चेहरे को दिखाता हुआ अपना मुंह छुपा लेता है।